In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Dear students, Assalamu alaikum. My name is Ishan Haider and my qualification is MA English, M.Ed. The topic of the day is present indefinite tense. तो सबसे पहले हम टेंस को डिफाइन करेंगे. इंट्रोडक्शन. टेंस मीन्स टाइम. टेंस का मतलब है टाइम यानी वक्त. टेंस हैज़ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद टाइम. टेंस का बहुत मजबूत ताल्लुक है टाइम यानी वक्त के साथ. बट इट इज़ नॉट वन टू वन रिलेशनशिप. लेकिन ये वन टू वन रिलेशनशिप नहीं है. वन टू वन मीन्स, वन टू वन का मतलब है प्रेजेंट टेंस ऑलवेज टेल्स अस अबाउट प्रेजेंट टाइम. कि प्रेजेंट टेंस जो है वो हमेशा हमें मौजूदा वक्त के बारे में बताए. एंड इन द सेम वे पास्ट टेंस अबाउट पास्ट टाइम. और जो पास्ट टेंस है वो हमें पास्ट टाइम के बारे में, गुजरे हुए वक्त के बारे में बताए. सो द रियलिटी इज़ डिफरेंट. बस रियलिटी डिफरेंट है. यानी जो प्रेजेंट टेंस है वो हमें सिर्फ प्रेजेंट के बारे में नहीं बताता, प्रेजेंट टाइम के बारे में, बल्कि ये हमें फ्यूचर के बारे में भी बताता है. तो इसलिए जो रियलिटी है वो डिफरेंट है और इसमें वन टू वन रिलेशनशिप जो है वो नहीं है. एग्जाम्पल, मिसाल, द नेक्स्ट ट्रेन लीव्स एट 9 टुमारो मॉर्निंग. अगली ट्रेन जो है वो 9 बजे सुबह, आने वाली सुबह जो है वो रवाना होगी. तो ये फिक्स प्रोग्राम है. इसके लिए ये आने वाले वक्त में एक्शन होना है, लेकिन हम इसके लिए प्रेजेंट टेंस जो है वो यूज़ कर रहे हैं. तो जो है ये यहाँ पे शो होता है कि ये इसके अंदर जो वन टू वन रिलेशनशिप जो है वो नहीं है. इसकी तफसील इसी लेक्चर में इंशाल्लाह आगे जो है वो बयान की जाएगी. तो नेक्स्ट हम आते हैं इंडेफिनेट. इंडेफिनेट का मतलब क्या होता है? तो लिटरल मीनिंग ऑफ इंडेफिनेट, लुग़वी मतलब जो इंडेफिनेट का वो क्या है? अ सिचुएशन विच इज़ नॉट डेफिनेट और अनक्लियर. एक ऐसी सूरत हाल जो डेफिनेट ना हो यानी वाज़िया ना हो और अनक्लियर यानी गैर वाज़िया हो, तो उसको हम इंडेफिनेट कहते हैं. यानी जो चीज़ भी गैर वाज़िया है वो इंडेफिनेट है. ग्रामेटिकल मीनिंग ऑफ इंडेफिनेट. इंडेफिनेट का जो ग्रामेटिकल मीनिंग है वो क्या है? व्हेन वी आर नॉट वेरी मच श्योर वेदर एक्शन इज़ कंप्लीट और नॉट. तो जब हम इस चीज़ के बारे में मुकम्मल तौर पर हमें यकीन ना हो कि एक्शन मुकम्मल हो गया है कि नहीं हुआ, तो फिर वो हम उसको इंडेफिनेट में आएंगे, यानी वो गैर वाज़िया सूरत हाल है. मिसाल के तौर पर इसकी एग्जांपल है, वो एक ख़त लिखता है. अगर मैं आपसे कहूँ कि वो एक ख़त लिख चुका है या उसने एक ख़त लिख लिया है, तो इसका मतलब यह है कि एक्शन मुकम्मल हो गया, यानी ख़त लिखा जा चुका है. और अगर मैं आपको कहूँ कि वो एक ख़त लिख रहा है, तो इसका मतलब ये है कि एक्शन जो है वो प्रोसेस में है, यानी कि हो रहा है. तो यहाँ जो है वो एक ख़त लिखता है, मतलब ये कि काम मुकम्मल हुआ है कि नहीं, एक्शन कंप्लीट हुआ है कि नहीं, इसके बारे में वी आर नॉट वेरी मच श्योर. तो फिर ये क्या हो जाएगा? इंडेफिनेट सिचुएशन हो जाएगी. तो ये यहाँ पर सिर्फ मैं बताता चलूँ कि हम जो टेंसेस जो हैं वो सीख रहे हैं, उसका ऑब्जेक्ट क्या है, पर्पज़ क्या है, मकसद क्या है. तो एक तो ये जो टेंसेस हैं हमें इंग्लिश से उर्दू जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो हमें बहुत हेल्प करते हैं और दुरुस्त इंग्लिश लिखने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं. तो सबसे बड़ा इसका जो फ़ायदा है वो ये कि जब हम उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, उर्दू का कोई फ़िक्र है, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए फिर हमें टेंस की ज़रूरत पड़ती है. टेंसेस हमें आने चाहिए. तो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अगर आपको कोई पैरा या कोई फ़िक्रात इस तरह या कोई एक दो फ़िक्रे भी दे दिए जाते हैं, तो वो आप टेंसेस की मदद से ही फिर बनाएंगे. अगर टेंसेस नहीं आते तो फिर आप उसको नहीं बना सकते. तो इसका मकसद, सबसे जो अहम मकसद है उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना. तो सबसे पहले हमारे पास होती है इसमें रिकग्निशन, यानी पहचान. सबसे पहले तो हमें ये पता चले कि ये इतने फ़िक्रात हैं उर्दू के, उनमें से कौन सा फ़िक्रा प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का है. तो उसकी पहचान है देयर कम्स, ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ती हूँ और ती हैं, एट्सेट्रा वगैरह वगैरह इन द एंड ऑफ उर्दू सेंटेंसेस. यानी उर्दू फ़िक्रात के आखिर में ये
ऐसे अल्फाज आते हैं। एग्जाम्पल, वो एक ख़त लिखता है तो इसके एंड पे ये ता है आगे, तो इससे शो होता है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फ़िक्रा है। अगर खाली ता भी आ जाए, वो एक ख़त लिखता और है ना आए, तो फिर भी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फ़िक्रा नहीं होगा। दोनों ही ज़रूरी, ता और है, ये दोनों ही आने चाहिए। तो ये पहला मरला तो हमारा यहाँ हल हो गया कि हमें पता चल गया कि ये फ़िक्रा जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो अब अगला मरला ये है कि हम उन्हें उसको ट्रांसलेट इंग्लिश में कैसे करना है, उसका क्या तरीक़ाकार है। तो उसके लिए जो सेंटेंस स्ट्रक्चर्स हैं, तो ये 6 सेंटेंस स्ट्रक्चर्स हैं, ये हर सेंटेंस में यूज़ होंगे। तो इसको आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है, तो नेक्स्ट भी आपके यही फिर आपको काम आएंगे। तो सबसे पहला जो स्ट्रक्चर है वो अफर्मेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर। अफर्मेटिव को उर्दू में मस्बत कहते हैं, मस्बत फ़िक्रात। इसका फार्मूला, जैसे मैथमेटिक्स में फार्मूले होते हैं, तो हम फार्मूला लिखते हैं और रकम पुट करते हैं और फिर आंसर आ जाता है। इसी तरह ये भी एक साइंटिफिक स्टडी है। इसमें फार्मूला है इसका सब्जेक्ट प्लस V1 विद S और ES प्लस ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है और प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका फार्मूला है अफर्मेटिव का, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो ये एक फ़िक्रा था, वो एक ख़त लिखता है। तो हमने यहाँ ये उर्दू में जो है वो फ़ाइल पहले आता है। उर्दू की तरतीब इस तरह के, पहले फ़ाइल आता है और फिर ये मफ़ूल आ जाता है और फिर फ़ेल आ जाता है, यानी फ़ाइल, मफ़ूल और फ़ेल। और इंग्लिश में इसकी तरतीब इस तरह होती है, यानी पहले फ़ाइल आ जाता है, फिर फ़ेल आ जाता है और फिर मफ़ूल आ जाता है। तो ये उर्दू में और इंग्लिश में इसकी जो तरतीब है उसमें ये फ़र्क होता है। बाहर कैफ ये इसको ट्रांसलेट इसी तरह करेंगे कि वो ही आ गया सब्जेक्ट की जगह, और लिखना वर्ब है, राइट, रोट, रिटन। तो ये राइट जो है ये फर्स्ट फॉर्म इसकी राइट होती है, तो हमने ये राइट लगा दिया। और एक ख़त क्या लिखता है, यानी ऑब्जेक्ट क्या है, एक ख़त लिखता है, तो आ लेटर लगा दिया हमने, एक ख़त लिखता है। तो ये इस तरह ही राइट्स अ लेटर, वो एक ख़त लिखता है, तो इसके मुताबिक ये आ गया। ये एस और ES का इजाफा हो जाता है, यानी जब हमारे पास यहाँ सब्जेक्ट में थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, ही, शी या इट हो, या कोई सब्जेक्ट हो, वाहिद हो, तो फिर हमने S या ES का इजाफा करते हैं। जैसे यहाँ S का इजाफा किया है। ये नोट यही मैंने दिया हुआ कि वो यूज़ S और ES विद थर्ड पर्सन सिंगुलर। थर्ड पर्सन सिंगुलर जब मैंने प्रोनाउन आपको पढ़ाए थे, चार्ट पढ़ाया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था केसेस ऑफ प्रोनाउन में कि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, शी, इट है। ये जब बतौर फाइल सब्जेक्ट इस्तेमाल होंगे तो इनके साथ जब वर्ब के आएगा तो वर्ब में फिर हम S या ES का इजाफा करेंगे। और व्हेन वी हैव सिंगुलर सब्जेक्ट, या अगर प्रोनाउन नहीं है, कोई सब्जेक्ट आ गया, असलम आ गया, अकरम आ गया, तो अगर वो एक आदमी है तो फिर हम उसके साथ, उसमें भी फिर हम वर्ब के साथ S या ES का इजाफा करेंगे। तो ये नोट आपने ज़हन में रखना है। एग्जाम्पल ये दी हुई है, अहमद स्पीक्स ट्रुथ, अहमद सच बोलता है, तो अहमद एक है, तो फिर हमने स्पीक्स लगा दिया है। अहमद एंड अली स्पीक ट्रुथ। अब सब्जेक्ट फाइल जो दो हैं, अहमद भी है और अली भी है, तो इसलिए यहाँ हमने S का इजाफा नहीं किया। तो अहमद एंड अली स्पीक ट्रुथ, अहमद और अली सच बोलते हैं, तो यहाँ S का इजाफा नहीं हुआ। अब ये नोट नंबर 2 है। अब सवाल ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये हमने वर्ब के साथ S का इजाफा करना है कि ES का इजाफा करना है, ये भी एक क्वेश्चन है। तो उसके लिए मैंने नोट लिखा है, वी यूज़ ES आफ्टर द वर्ब्स एंडिंग इन S, CH, SH, OX, SS। यानी जब वो वर्ब होंगे हमारे पास, वर्ब जो होगा वो अगर ख़त्म होगा S पर या CH पर, SH पर, O पर, X पर या SS पर, तो फिर हम उसके बाद ES का इजाफा करेंगे, अदरवाइज हम S का इजाफा करेंगे। एग्जाम्पल, ही वॉचेज टेलीविजन, वो टेलीविजन देखता है। अब यहाँ पर CH जो है ये एंड पर वर्ब का जो इख्तिताम हुआ है वो CH पर हुआ है, जैसे ये CH आ गया, इसलिए अब हम इसके बाद S का इजाफा नहीं करेंगे बल्कि ES का इजाफा करेंगे। तो ये बहुत आसान है, थोड़ा सा गौर से समझेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। अब ये अफर्मेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर हमने बना लिया, वो एक ख़त लिखता है, राइट्स अ लेटर। अब इसका दूसरा सेंटेंस स्ट्रक्चर है नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर, यानी मनफी फिक्रे। तो इसमें नॉट का इजाफा हो जाता है और हेल्पिंग वर्ब लग जाती हैं, और इसके दो हेल्पिंग वर्ब हैं, डू और डज। ही शीट के साथ
डज लगता है और आई वुई के और दे के साथ डू का इजाफा होता है। तो इसका फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ही शीट के साथ डज लगेगा तो ये ही डज नॉट राइट अ लेटर, वो एक खत नहीं लिखता है। हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आ जाएगी। अब यहाँ एस खत्म हो जाएगा, एस और एस, क्योंकि यही एस और एस तो यहाँ इधर आ जाता है, इसलिए यहाँ एस और एस अब नहीं लगेगा। तो ये ही डज नॉट राइट अ लेटर, वो एक खत नहीं लिखता है। नेक्स्ट जो हमारे पास स्ट्रक्चर है इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर, यानी सवालिया फिक्रा। तो इसका भी बहुत आसान तरीका है, यही हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये आ जाएगा डज ही राइट अ लेटर, क्या वो एक खत लिखता है। एंड पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अगर मैं इसको आई से बनाऊं, क्या मैं एक खत लिखता हूं, तो फिर आएगा डू आई राइट अ लेटर। आई से बनेगा तो डू आई राइट अ लेटर, ही से बनेगा तो डज ही राइट अ लेटर। तो इस तरह ये बनेंगे, क्या वो एक खत लिखता है, क्या मैं एक खत लिखता हूं। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर है। तो नेक्स्ट है हमारे पास इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर। ये इसमें इंट्रोगेटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। इसका फार्मूला ये है कि हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, यही फार्मूला है। बस इसमें ये सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाता है, ये फार्मूला नीचे आ जाता है। ये इसकी एग्जांपल है डज ही नॉट राइट अ लेटर, क्या वो एक खत नहीं लिखता है। डू आई नॉट राइट अ लेटर, क्या मैं एक खत नहीं लिखता हूं। तो ये इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर। और नंबर 5 पे हमारे पास डबल इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव भी बहुत आसान है, यही जो इंट्रोगेटिव का फार्मूला होता है ये नीचे आ जाएगा और इससे पहले हम सिर्फ WH क्वेश्चन लगा देंगे। WH क्वेश्चन कहते हैं यानी व्हेन, व्हाई, वेयर, जो WH से शुरू होते हैं तो ये आ जाते हैं, और साथ फिर हेल्पिंग वर्ब भी आ जाता है। ये डबल जो ये इंट्रोगेटिव हो जाता है, दोहरा सवालिया होता है। वाई प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। वाई डज ही राइट अ लेटर, वो क्यों एक खत लिखता है। वेयर डज ही राइट अ लेटर, वो कहाँ एक खत लिखता है। हाउ डज ही राइट अ लेटर, वो कैसे एक खत लिखता है। तो इससे मुख्तलिफ जैसे जैसे आप जो है WH क्वेश्चन चेंज करेंगे तो वो इस तरह चेंज होता रहेगा। तो ये डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर है। और लास्ट जो हमारे पास सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो डबल इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर। अब इसमें नेगेटिव का इजाफा हो गया, नॉट का इजाफा हो गया। WH वाई प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये प्लस आएगा यहाँ पे। वाई डज ही नॉट राइट अ लेटर, वो क्यों एक खत नहीं लिखता है। तो ये 6 स्ट्रक्चर्स हैं। ये पहले दफ़ा आपको मुश्किल लगेंगे, उसके बाद ये आपको सारी ज़ुबानी याद हो जाएंगे। अगले टेंस में आपको बहुत इजी हो जाएगा, ये बार बार रिपीट होंगे तो फिर आपको ये बिल्कुल ज़ुबानी याद हो जाएंगे और बिल्कुल आपके लिए ये आसान हो जाएंगे। तो नेक्स्ट है हमारे पास, अब ये हमारी ट्रांसलेशन का पोर्शन यहाँ इख्तिताम पजीर हुआ। अब अगला टॉपिक जो है हमारे पास वो है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अब इसी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको बताया जाएगा कि करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ये NTS में भी ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है और FPSC के कुछ पेपर्स हैं उनमें भी ये काफ़ी पूछा जाता है। PPSC का 100 नंबर का पेपर, उसमें भी ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। तो इसमें ये कुछ एडवर्ब्स हैं आपने याद रखने हैं। एडवर्ब वो होता है जो वर्ब के मीनिंग में इजाफा करे, और ये कुछ एडवर्ब्स हैं फॉर्म ऑफ वर्ब के इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये ज़ुबानी याद करने पड़ेंगे। ऑफन का मतलब होता है अक्सर, यूजुअली का मतलब होता है बिलअमूम, रेगुलरली बाकायदगी से, डेली रोज़ाना, ऑलवेज हमेशा, सेल्डम कभी कभार, नेवर कभी नहीं, एवर हमेशा, एवरीडे रोज़ाना। तो ये एडवर्ब हैं, ये याद करने पड़ेंगे। तो अगर किसी स्टेटमेंट के अंदर, जब आपको इस तरह की स्टेटमेंट दी जाएगी पेपर में और ये नीचे 4 ऑप्शन दे दी जाएंगी कि बताएं इनमें से कौन सी ऑप्शन ठीक है, हमने कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब को टिक करना है। तो इसमें मुख्तलिफ टेंसेस आ जाएंगे, कोई प्रेजेंट टेंस होगा, कोई पास्ट टेंस होगा, कोई फ्यूचर टेंस होगा, और फिर उसके कोई इंडेफिनिट होगा, कोई प्रोग्रेसिव होगा, कोई परफेक्ट होगा। तो ये कन्फ्यूजन है, यानी आपको कैसे पता चलेगा कि हमने कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब को टिक करना है। तो हर टेंस के अपने अपने एडवर्ब होते हैं जो उसकी पहचान होते हैं, जैसे हर फैमिली के, हर घर के अपने अपने मेंबर होते हैं जो उसके घर की पहचान होते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल करते हैं और उसके जो मेंबर हैं वो एडवर्ब जो है वो ये है। इनको आपने ज़ुबानी याद करना है। अगर किसी भी स्टेटमेंट में इनमें से कोई भी
जो एडवर्ब है वो इस्तेमाल हो जाता है, तो फिर आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को टिक करना है। बस ये आपने ज़हन में रखना है कि जब इनमें से कोई भी लफ्ज़ किसी स्टेटमेंट में आ जाता है, उसको आपने देखना है कि वो इनमें कोई एडवर्ब यूज़ हुआ है, तो जिस टेंस का एडवर्ब होगा वही फॉर्म लगेगी। तो ये सारे एडवर्ब जो है वो प्रेजेंट टेंस के हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस के हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हैं। तो फिर हम वर्ब की पहली फॉर्म को टिक करेंगे। तो एग्जांपल है ही ऑफन डैश हियर। अब यहाँ डैश लगा दिया, नीचे ऑप्शन दे दिया, ये ऑप्शन केम, आया, हैज़ कम, आ चुका है, कम्स आता है, कम भी आता है, ये भी फर्स्ट फॉर्म है, ये एस के साथ। तो अब ऑफन आ गया, यहाँ ऑफन है, ऑफन आपको पता चल गया कि ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एडवर्ब है। यहाँ पे तो हमने फर्स्ट फॉर्म को टिक करना है, तो फिर हम यहाँ से फर्स्ट फॉर्म को टिक करेंगे। अब फर्स्ट फॉर्म हमारे पास दो हैं, कम भी है, कम्स भी है। तो अब हमें ये भी पता है कि जब ही शी इट आ जाए यहाँ पे, तो हम फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस का इजाफा भी करते हैं। फिर हम कम को टिक नहीं करेंगे बल्कि कम्स को टिक करेंगे। ही ऑफन कम्स हेयर, सी ऑप्शन जो है ये ठीक है, कम्स हेयर, क्योंकि एस का इजाफा भी होगा, ही हमारे पास जो है वो सब्जेक्ट में आ गया। तो यहाँ से इस एडवर्ब से हमें आइडेंटिफाई हमने कर लिया और फ़ौरन दुरुस्त ऑप्शन तक हम पहुँच गए। सिर्फ इतने से हमें पता चल गया कि ये ऑफन आ गया, तो हमने फ़ौरन ही जो है वो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इंतखाब हमने कर लिया। तो ये एक बहुत सा आसान तरीका है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को चूज़ करने के लिए। लेकिन अगला जो सवाल है वो ये है कि सपोज़ एग्ज़ाम में हम जाते हैं और आप वहाँ देखते हैं कि वहाँ तो कोई एडवर्ब भी किसी स्टेटमेंट में यूज़ नहीं हुआ, ना ऑफन आया, ना यूजुअली, ना रेगुलरली, डेली, ऑलवेज, कुछ भी नहीं यूज़ हुआ। तो फिर हम कैसे इंतखाब करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब को टिक कर रहे हैं? तो ऐसी सूरत में यूजेस जो हैं वो हमारी हेल्प करेंगी। जब कोई भी एडवर्ब यूज़ नहीं हुआ होगा तो फिर हमें यूजेस से पता चलेगा कि हमने कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब को जो है वो टिक करना है। तो इसका जो पहला यूज़ है वो है द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस जनरल और यूनिवर्सल ट्रूथ। यानी प्रेजेंट टेंस का पहला यूज़ ये है कि ये यूनिवर्सल ट्रूथ को बयान करता है, आलमगीर सच्चाई को बयान करता है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ जो होता है, जनरल ट्रूथ जो होते हैं, ये हमेशा फर्स्ट फॉर्म में लिखे जाते हैं। फिज़िक्स के लॉज हों, केमिस्ट्री के लॉज हों, बायो के लॉज हों, और कोई भी लॉज जो हैं वो यूनिवर्स कायनात के हैं, तो वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में लिखे जाते हैं। तो इसलिए ये आपने ज़हन में रखना है। इसकी एग्जांपल है द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज मशरिक से तलू होता है। अब जो ये सूरज जो है ये मशरिक से तलू होता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। आप पूरी दुनिया में कहीं भी जाके पूछें कि सूरज कहाँ से निकलता है, तो वो कहेंगे जी सूरज तो मशरिक से निकलता है। तो ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है ये स्टेटमेंट। और ऐसी स्टेटमेंट जो यूनिवर्सल ट्रूथ हो वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में लिखी जाएगी। तो ये आपने ज़हन में रखना है। और दूसरा इसका यूज़ है टू एक्सप्रेस अ हैबिचुअल और परमानेंट एक्शन। यानी जो हैबिचुअल एक्शन है, बार बार होने वाले हैबिट है आपकी, या परमानेंट एक्शन है। परमानेंट एक्शन वही होता है जो डेली की रूटीन होती है, डेली आदमी काम करता है, तो वो उसका परमानेंट एक्शन होता है, हैबिचुअल एक्शन होता है। ये भी फर्स्ट फॉर्म में लिखे जाते हैं। एग्जाम्पल है द गार्डनर वाटर्स द प्लांट्स। जो माली है वो बाग को यानी पौधों को पानी देता है। वाटर्स यानी वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ, यानी पानी देना, पानी देता है। अब माली जो है वो आज अगर पौधों को पानी दे रहा है तो कल भी पौधों को पानी देगा, परसों भी पानी देगा, उसका काम ही यही है। तो ये उसका हैबिचुअल और परमानेंट एक्शन है। और ऐसी स्टेटमेंट जो होती है वो वर्ब की पहली फॉर्म में लिखी जाएगी। तो इसलिए हम वाटर्स का इंतखाब करेंगे। तो ये इससे हमें हेल्प मिलेगी कि हमने कौन सी फॉर्म का इंतखाब करना है। तो ये दूसरा यूज़ मैंने आपको बताया। पहला यूनिवर्सल ट्रूथ, दूसरा हैबिचुअल और परमानेंट एक्शन। तो ये उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। ये उस सूरत में हमारी हेल्प करेंगे जब हमारे पास हमें एडवर्ब नहीं दिए होंगे किसी स्टेटमेंट में, तो फिर यूजेस से हमें पता चलेगा, हम उससे हेल्प लेंगे कि हमने कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब को जो है वो टिक करना है। और तीसरा इसका यूज़ जो है वो ये है टू एक्सप्रेस अ फ्यूचर इवेंट दैट इज़ पार्ट ऑफ अ फिक्स्ड प्रोग्राम। यानी फ्यूचर इवेंट है और ये फिक्स प्रोग्राम एक बना हुआ है फ्यूचर में और उसका वो हिस्सा है। तो ऐसी सूरत में हम फिर उसको प्रेजेंट टेंस यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि प्रेजेंट टेंस हमें फ्यूचर के बारे में बताता है। ये 1-to-1 रिलेशनशिप नहीं है। ये उसी की मिसाल है
कि ये फ्यूचर के बारे में हमें बता रहा है। जब ये फिक्स प्रोग्राम का एक हिस्सा हो तो फिर हम प्रेजेंट टेंस उसको यूज़ जो है वो कर लेते हैं। इसके लिए इसकी एग्जांपल है द नेक्स्ट फ़्लाइट इज़ एट 7 टुमारो मॉर्निंग, यानी अगली जो फ़्लाइट है वो 7 बजे आने वाली सुबह को जो है वो होगी, तो हम इसमें प्रेजेंट टेंस जो है वो यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो यूज़ है वो ये कि जो प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस इज़ यूज इंस्टेड ऑफ द सिंपल फ्यूचर टेंस। बात और वाज़ह यानी हो रही कि सिंपल फ्यूचर टेंस की बजाय हम प्रेजेंट टेंस को भी यूज़ कर सकते हैं और करते हैं इन क्लासेस ऑफ टाइम एंड ऑफ कंडीशन। जब हम कोई टाइम की क्लास आ जाए, क्लास कहते हैं ग्रुप ऑफ एक सेंटेंस विद इन अ सेंटेंस, एक सेंटेंस के अंदर एक और सेंटेंस हो तो उसको क्लास कहते हैं। उसमें टाइम वाली क्लास है, कंडीशन कोई शर्तिया क्लास है, तो उसमें हम फिर हमारे पास 2 फ़िक्रे होते हैं, तो फिर एक में हम फ्यूचर टेंस इस्तेमाल करते हैं और एक में हम प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल कर लेते हैं। उसकी एग्जांपल है आई शैल वेट, मैं इंतज़ार करूँगा, टिल। अब ये आगे टाइम की क्लास शुरू होगी, यानी टिल यू फिनिश योर लंच, जब तक कि तुम अपने लंच को ख़त्म ना करो, नहीं कर लेते, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। अब ये यहाँ पे हम फिनिश इस्तेमाल कर रहे हैं, विल फिनिश नहीं इस्तेमाल कर रहे, तो इसलिए यानी जब तक तुम लंच नहीं ख़त्म कर लोगे, उर्दू में गे आ गया, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। तो अब यहाँ पर उर्दू में तो गागी गे आ गया, लेकिन हम फ्यूचर इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल करेंगे। तो और एक क्लास में हमने फ्यूचर टेंस इस्तेमाल कर लिया। और दूसरा सेंटेंस है इफ़ ही वर्क्स हार्ड, अगर वो मेहनत करेगा, ही विल पास, तो पास हो जाएगा। अब यहाँ देखें कि ये इफ़ क्लास जो है ये कंडीशन, इसमें शर्त आ गई, अगर वो मेहनत करेगा, उर्दू में गा आ गया, लेकिन हम यहाँ प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल कर रहे हैं और इसको हम कंडीशनल क्लास कहते हैं और इसको हम कंसीक्वेंस क्लास कहते हैं। इस पर इंशाल्लाह गुफ्तगू होगी। कंडीशनल सेंटेंस में आपको पढ़ाऊँगा, सारे कंडीशनल सेंटेंसेस जो हैं, ज़ीरो कंडीशनल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये सारे कंडीशनल सेंटेंस पे मज़ीद इंशाल्लाह गुफ्तगू होगी। तो अभी सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि ये जब इफ़ क्लास आ जाती है तो इसमें हम प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं और फिर यहाँ जो कंसीक्वेंस क्लास यानी नतीजे वाली क्लास है, इसमें विल के साथ, विल शैल के साथ वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी इसका यूज़ है। तो ये एक डिफरेंट इसके यूजेस हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, जो हमने पढ़े हैं। फॉर्म ऑफ वर्ब के हवाले से इसका बहुत रिलेशन है और दुरुस्त इंग्लिश लिखने के लिए और पढ़ने के लिए और अखबारात को पढ़ने और उसको समझने के लिए भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है हमारे लिए। तो ये जो है वो, उसके बाद इसमें मैंने आपको MCQs प्रैक्टिस टेस्ट दे दिए हैं जो FPSC, PPSC और NTS के हवाले से है। इसको आपने रीड करना है और इसको आपने सॉल्व करना है ये लेक्चर को समझने के बाद, और यहाँ से आपको पता चलेगा कि मुझे पता चलेगा कि आपको कितना हद तक इसको आपने समझा है। और उसके बाद ये 4 फ़िक्रे भी मैंने दे दिए हैं प्रैक्टिस के लिए, यानी उर्दू से इंग्लिश में, या आपने खुद ही इसको ट्रांसलेट करना है ताकि मुझे पता चले कि आप इस काबिल हुए हैं कि नहीं कि इंग्लिश में ट्रांसलेट, उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकें। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की फ़िक्रे हैं। तो उम्मीद है कि आपके लिए ये लेक्चर जो है वो बड़ा इन्फॉर्मेटिव रहेगा। मे अल्लाह ब्लेस यू विद सक्सेस। अल्लाह हाफिज़।